हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हरी बायोटेक। इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा बायो स्टैटिस्टिक्स के बारे में। देखो, जब आप बात करते हो बायो स्टैटिस्टिक्स का, इस टॉपिक का किसी दूसरे टॉपिक के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आप इसको यहाँ से भी देखना स्टार्ट करोगे तो भी आपको ये कंप्लीटली समझ में आएगा। अब अगर मैं इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस का बात करूं तो ये आपको यूजी में भी मिलता है, जूलॉजी में भी टॉपिक है आपको मिलता है, और बॉटनी में भी मिलता है अलग अलग सेमेस्टर में। इसके अलावा जब आप पीजी में जाते हो वहां पे भी ये मिलता है। और यदि आप सीयूईटी पीजी या फिर आईआईटी जैम जैसे एग्जाम को टारगेट करते हो, वहां पे भी यहाँ क्वेश्चन आते हैं। आज मैं इस लेक्चर में बायो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही बेसिक लेवल से बात करूंगा। जो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो तभी आपको समझ में आएंगे जब आप बायो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक को समझे हुए रहोगे। तो आज हम एकदम बिल्कुल बेसिक्स का बात करेंगे। वैसे तो देखो, अगर आप इसको पढ़ते हो तो एक टर्म लिखा हुआ बायो और दूसरा लिखा हुआ स्टैटिस्टिक्स, समझ में आ रहा है? तो बायो मीन्स ऐसा आपको कुछ नहीं लग रहा है जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करने वाले हैं। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है ये तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। बाय द टाइमिंग आप अपने माइंड में ये रखो कि बायो स्टैटिस्टिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उसके डेटा को जो हम सिंपल लेते हैं स्टैटिस्ट के साथ में। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे है, ये अभी आप आगे देखोगे। सबसे पहले देखो आप इंट्रोडक्शन टू बायो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आप इस बात को समझो कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो जब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स का बात करूंगा तो यहाँ पे देखो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 5 डिफरेंट टर्म्स यूज किए गए हैं और पांचों का अलग अलग मतलब है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कलेक्शन करना होगा। किसको कलेक्शन करना होगा? डेटा को। ठीक है ना, डेटा को आपको कलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आपको उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। फिर आप उसको क्या करोगे? एनालिसिस करोगे। फिर उसको आप इंटरप्रेट करोगे, देन आप डेटा को प्रेजेंट करोगे। अब देखो सेकेंड लाइन में क्या मेंशन है, गैदर, मतलब आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। रिव्यू, आप रिव्यू करोगे। एनालिसिस एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। ठीक है, अच्छा देखो ये जो टर्म है, ड्यूरिंग ऑफलाइन क्लास जब मैं पूछा था तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया था। मैं पूछा व्हाट इज डेटा, तो उन्होंने आंसर किया था कि 1.5 GB डेली का मिलता है और रील्स वगैरह देख करके खत्म हो जाता है। याद रहे, जो आपको 1.5 GB मिलता है वो डेटा नहीं होता, वो डाटा होता है। ऑल्दो दोनों का स्पेलिंग सेम होता है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों का अलग अलग होता है। अगर मैं ये बोलूं कि आप दिन भर में, जैसे मान लो क्लास में 10 लोग हैं, 10 स्टूडेंट है, ठीक है, सपोज 10 स्टूडेंट है, और मैं 10 से पूछूं कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है फोन का, आप दिन भर में कितना फोन यूज कर रहे हो, या इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कितना चला रहे हो। ठीक है, तो 10 का जो टाइम है हमें वो अलग अलग मिलेगा, स्क्रीन टाइम अलग अलग मिलेगा। दैट इज डेटा। जैसे एक का मान लो 7 घंटा है 24 घंटा में, एक का 6 घंटा है, एक का 5 घंटा है, एक का 4 घंटा है, और टोटल 10 स्टूडेंट है। इस तरीके से हमको डेटा मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, इनका एवरेज लेंगे। तो ऑन एन एवरेज जब हम सबका जोड़ करके कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगा, हम वो एक एवरेज डेटा, उसको हम बताते हैं कि औसतन इतना फोन का यूज किया गया है। दैट इज डेटा। बट जो आपको डेली मिल रहा है वो डाटा है। आप उसको डाटा बोलते हो और आप इसको डेटा बोलते हो। ठीक है, तो आपको सही टर्म पता होना चाहिए कि कब, कहां, किसको यूज करना है। क्लियर? ऐसा आपको उठपटांग जवाब नहीं देना है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो फिर से मैं इस डेफिनेशन पे आता हूँ, क्योंकि अगर ये शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन या बायो स्टैटिस्टिक्स का, तो सबसे पहले जब तक आप स्टैटिस्टिक्स का नहीं समझे रहोगे, बायो स्टैट्स आप नहीं बता पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा। आप कलेक्शन बोलते हो, और कलेक्शन के तौर पे जैसे मैंने आपको कमांड दिया कि चलो आप लोग काम करो कि आप डिफरेंट पीपल से पूछो कि उनका स्क्रीन टाइम क्या है, और स्क्रीन टाइम में भी देखो कि इंस्टाग्राम कितना देर चलाया है, व्हाट्सएप कितना देर चलाया है, फेसबुक कितना चलाया है, एक्स कितना चलाया है, और यूट्यूब कितना चलाया है। आप ऐसे 10 अलग अलग लोगों से पूछो, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वेरिएशन। अच्छा एक और बात समझ लो, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो जो हमारा सिंपल साइज होता है, जो हम सैंपलिंग ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं डेटा के फॉर्म में, वो लार्ज होना चाहिए। लार्ज रहेगा, एक्यूरेसी आपको हाई मिलेगी। ठीक है, बहुत छोटा अगर आप सिंपल साइज रखते हो तो जो एरर का चांसेस है अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द टाइमिंग आप क्या समझोगे, आपको सबसे पहले डेटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 7 घंटा इंस्टा का यूज किया है, ठीक है, और
दूसरा जो व्यक्ति है उसने 6 घंटा यूज किया है, तीसरा जो किया 5.5 घंटा। तो आप या तो डिसेंडिंग टू असेंडिंग चलो या असेंडिंग टू डिसेंडिंग चलो। आप इसको बोलते हो ऑर्गेनाइज करना। समझ पा रहे हो आप इस बात को? आप एक पर्टिकुलर पैरामीटर को फॉलो करो और आप उस हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करो, क्रम में करते हुए जाओ, सिक्वेंस करो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करना होगा? एनालिसिस करना होगा उसके बारे में, आप विश्लेषण करो। देन आपको इंटरप्रेट करना होगा, इंटरप्रिटेशन में क्यों आया, कैसे आया, आपको इस चीज को देखना है। देन आपको जो भी मिला फाइनली आप क्या करोगे? उस डेटा का प्रेजेंटेशन करोगे, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आया। तो ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, उसी को मॉडिफाई करके यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आप गैदर करो, रिव्यू करो, एनालिसिस करो, ड्रा करो और आप कंक्लूजन पे पहुंचो जो आपका डेटा है। ठीक है। बायो स्टैटिस्टिक्स हमारा बायोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेक्निक है। आप रिसर्च करोगे, ठीक है, या आप कोई भी काम करो, आपको ड्रग्स देना है, आपको उसके लिए डेटा चाहिए, आपको स्टैट्स चाहिए, तो इसका ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये तो रहा स्टैटिस्टिक्स के बारे में। देन अगर इसी को मैं बात करूंगा बायो स्टैटिस्टिक्स के पीओवी से, तो देखो क्या है, दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर अप्लाइड टू द डेटा दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। जो काम आप ऊपर कर रहे थे, ऊपर देखो हमने जो 5 पैरामीटर्स लिया हुआ, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये सारा कुछ आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलोगे? बायो स्टैटिस्टिक्स। देखो बायो स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए आपको स्टैटिस्टिक का समझ होना जरूरी है, तभी आप बायो स्टैट कर पाओगे। ठीक है ना। बस डिफरेंस क्या है, आप वहां पे सिंपल क्या रखोगे? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। तो जैसा हमने अभी आपको बताया, सोशल मीडिया का एग्जांपल लिया, वैसे आप क्या लोगे? किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लोगे। जैसे मान लो एक पॉन्ड है और पॉन्ड में देखो कि फिश का साइज क्या है। ठीक है। मतलब आप देखो कि कोई 10 फिश को आप पकड़ो, ठीक है, और देखो उसका जो साइज है, लेंथ है कितना है, तो किसी का 10 सेंटीमीटर होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 6 होगा। आपने ऐसे ले लिया, फिर आपको इसका एवरेज निकालना है। जो एवरेज वैल्यू आएगा आप बता दोगे कि औसतन इस साइज का जो फिश है इस पॉन्ड में है। दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। आज मैं आपसे बात करूंगा जो इसका बेसिक्स है, व्हाट इज बायो स्टैटिस्टिक्स, व्हाई बायो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इन सब का मैं बात करूंगा। देखो, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, स्टैटिस्टिक्स आर द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स हैं आपको उसको एग्रीगेट करना होगा, या फिर आप बोलो उसको कलेक्ट करना होगा, तभी आप किसी नतीजे पर पहुंच पाओगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। और अगर जब न्यूमेरिकली मेंशन है तो मैं इसको मैथमेटिकली बोल सकता हूं। बताओ, अब बहुत लोग मैथमेटिक्स का नाम सुन करके क्लास छोड़ करके भाग जाओगे, बट विदाउट मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है। मतलब बायोलॉजी में भी मैथ का तो आप इस्तेमाल करते ही हो, इतना तो बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए और आप सीख जाओगे। ठीक है, बस आप सीखने का इच्छा रखो, सिखाने का काम मेरा है। आगे देखो आप, statistics are affected by multiplicity of causes and not by single cause। याद रहे कि अगर जब आप स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हो तो ये तभी अफेक्ट होगा जब यहाँ पे मल्टीपल कॉज होंगे। सिंगल कॉज से इसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। अगेन क्यों? क्योंकि आपका जो सिंपल साइज है लार्ज है, तो लार्ज सिंपल साइज जब अगर आप लेते हो तो उसमें एकाक से कोई डिफरेंस नहीं बहुत ज्यादा आने वाला है, जब तक कि मल्टीप्लिसिटी ना हो, मल्टीपल नंबर में कॉजेज ना हो। ठीक है, देखो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक ऐसे ही मेंशन है। और अगर ये थियरी पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं रिटन एग्जाम में, तो फिर आपको ये सब पॉइंट्स लिखने होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी पिछले क्लास हुए हैं आप उसका नोट्स प्रॉपर बना रहे होगे, टर्म को रिकॉल कर रहे होगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे होगे, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। अदरवाइज आप लिख नहीं पाओगे और नहीं फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एमसीक्यू एग्जाम का भी। तो ये बात याद रहे, अगर आपको सफलता पाना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन रिकॉलिंग करना होगा। आगे आप देखो, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रिलेटेड टू सम फील्ड ऑफ इंक्वायरी।
ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स का आप इस्तेमाल कब करोगे? जब आपको कुछ इंक्वायरी करना हो, कुछ जानना हो। आप इसी को बोलते हो कि सर्वे हुआ, सर्वे में हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और स्टैटिस्टिक्स में रखते हैं उसको। बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स में टूल्स है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो काई स्क्वायर टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट, एनोवा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, उसको आप करते हो, तो उसके लिए डेटा का होना जरूरी है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो क्या है, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, सो दैट सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी इस्टेब्लिश्ड। तभी आप उनके बीच में क्या कॉज है या इफेक्ट है, उसके रिलेशनशिप्स को आप इस्टेब्लिश कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे अगर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम हाइट के बेसिस पे, अगर हाइट का हम लेंगे तो हाइट हम क्या लेंगे, या तो हाइट अधिक होगा या तो कम होगा, बड़ा होगा या तो छोटा होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी, बट एक से ही रिलेटेबल होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि हाइट लो, एक का ऊंचाई लो और फिर दूसरे का स्किन टोन लो, तो फिर ये कैसा कंपेरिजन होगा, कैसे आप रिलेशनशिप को फाइंड करोगे? तो ये क्या होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग्स, यहाँ पे जो हम लेते हैं ना डेटा, हम क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं, नॉट क्वालिटेटिव, ठीक है। क्योंकि हमें हमें हमने देखो यहाँ पे क्या बताया कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना है। तो न्यूमेरिकली में जब तक आप क्वांटिटी का नहीं बात करोगे, क्वालिटेटिव में आप कैसे बताओगे? क्वालिटेटिव में जैसे आप बात करते हो कि किसी का रंग फेयर है, किसी का डार्क है, किसी का बीच का है, कैसे फिर आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे? और अगर मैं वहीं पर हाइट का बात करूं तो आप तो इजीली बता पाओगे ना कि उसका 150 सेंटीमीटर हाइट है, उसका 160, 68, 175, तो ये न्यूमेरिकल डेटा है। बट आप स्किन टोन को कैसे बताओगे? तो ये बात भी याद रहे कि जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, तो यहाँ पे जो हम डेटा प्रीफर करते हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, नॉट क्वालिटेटिव। ओके, देन नेक्स्ट आप देखो, द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन्ड इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्यूरेसी है, ठीक है, इसको हमको क्या करना होता है, मेंटेन करके रखना होता है, तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट आएगा या फिर सही रिजल्ट आपको मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा इंपोर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या इसका महत्व है और क्या इसका उपयोग है। वाई वी हैव टू स्टडी अबाउट स्टैटिस्टिक्स, आपको तो ये बात जानना होगा ना। अभी आप जैसे बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, 10+2 लेवल में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते नहीं हो बायोलॉजी में, आप जब बीएससी के लेवल पे आते हो तो फिर यहाँ पे स्टडी करते हो, और आपके लिए तो पूरा बिल्कुल ही नया हो जाता है। तो आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। सो देखो, मैं कुछ यहाँ पे भी पॉइंट रखा हूँ। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन presenting large quantity of data in a simple and classified form, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हो, आप डेटा को प्रेजेंट करते हो क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में। देखो आप यहाँ पे क्वांटिटी ही देखोगे, क्वालिटेटिव नहीं देखोगे, और इसका वजह क्या है मैं अपने पीओवी से आपको पहले बता चुका, ठीक है। आप उस डेटा को क्या करोगे, सिंपल तरीके से क्लासिफाइड करोगे। मतलब आपके पास में बहुत सारा डेटा है, तो आप कुछ ना कुछ पैरामीटर सेट करोगे और उसके बेसिस पे आप उसको क्या करने जाओगे, क्लासिफाई करने जाओगे, ठीक है। आगे देखो क्या है, इट गिव्स द मेथड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेटा, ठीक है ना। और ये आपको क्या देगा, जो भी आपके पास में डेटा, उस डेटा को कंपैरिजन करने का मेथड्स, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, ये इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्या है, इट इनलार्जेस इंडिविजुअल माइंड, ठीक है ना। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो माइंड है उसको ये क्या कर सकता है, माइंडसेट जो उसको इनलार्ज कर सकता है, तो ये भी इसका एक क्या है, इंपॉर्टेंस है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द कंडीशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स बात किया गया ना, वेरिएबल्स क्या होंगे, जो हमने सिंपल लिए हुए, जो डिफरेंट डिफरेंट सिंपल्स है, हम उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स और कंडीशंस है उसको भी ये बताने में हेल्प करता है। तो आप ये चीज देखते हो। देन अगर नेक्स्ट में बात करूंगा तो देखो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब अगर इंपॉर्टेंस है, यूज है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ इसका लिमिटेशंस भी होगा। यही तो है, अगर किसी भी चीज का कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ यूज है, तो कुछ उसके क्या होंगे, लिमिटेशंस भी होंगे। तो हम देखते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स लॉज आर हेल्ड टू बी ट्रू ऑन द एवरेज एंड इन द
लॉन्ग रन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, जो अगर हम देखें यहाँ पे तो कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसका जो लॉ है ये क्या हमें बताता है, ट्रू और एवरेज। ठीक है ना, सच तो आपको बताएगा, सही डेटा तो देगा, लेकिन एवरेज देगा, एकदम एक्यूरेट नहीं देगा। जैसे मान लो कि अभी हमने आपको बताया कि कोई 10 सेंटीमीटर की फीस है, कोई 8 सेंटीमीटर की, कोई 12 सेंटीमीटर की, ऐसे करके आपने एवरेज निकाला तो वैल्यू एवरेज है ना, सबका तो एक्यूरेट नहीं बता रहा है ना, दिस इज लिमिटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज टू एनालाइज ओनली कलेक्टिव मैटर्स नॉट इंडिविजुअल इवेंट्स। तो जो आप डेटा कलेक्ट किए हो, ठीक है, उसी को आप एनालाइज कर सकते हो। इंडिविजुअल डेटा को आप, सिंगल डेटा को इसमें रख करके आप कोई भी नतीजा पे नहीं पहुंच सकते हो। इसके लिए आपको डेटा चाहिए और डेटा को आपको गैदर करना होगा। डेटा मल्टीपल नंबर में होने चाहिए, डेटा जितने अधिक नंबर में होंगे आपको रिजल्ट उतना एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू क्वांटिटेटिव डेटा। और ये बात हमने प्रीवियसली ही मेंशन किया था, आप इस चीज को आप नोट करके कहीं पर रख लो, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये ओनली क्वांटिटेटिव डेटा के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। क्वालिटेटिव डेटा में इसको आप इस्तेमाल नहीं करते हो। इसके पहले देखो यहाँ पे ओनली टर्म लगा हुआ है, ओनली क्या है, एब्सोल्यूट टर्म है, ऐसा आप बहुत रेयरली देखते हो। ठीक है, तो ये बात आप याद करके रख लो कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्वांटिटेटिव डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं और इसी से हमें रिजल्ट मिलता है, क्वालिटेटिव डेटा का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट देखो क्या है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर असर्टेन्ड बाय सिंपल्स। ठीक है, तो जो भी हमारे पास में रिजल्ट आता है वो किसके बेसिस पे आता है, जो हमारे पास में सिंपल होता है। ठीक है ना, जो आपने कलेक्ट किया सिंपल्स, जो आपका डेटा है उसी के अकॉर्डिंगली। इफ द सिलेक्शन ऑफ सिंपल इज बायस्ड, एरर्स विल एक्यूमुलेट एंड रिजल्ट विल नॉट बी रिलायबल। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर जब मैं बात करता हूँ सिंपल का, तो सिंपल कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। अगर आप बायस्ड सिंपल ले लिए तो वहां पे एरर होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिलायबल रिजल्ट नहीं मिलेगा, भरोसेमंद रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो वहाँ पे डेटा कलेक्टिंग का या सैम्पलिंग का एक मेथड्स होता है जिसको आप बोलते हो रैंडम सैम्पलिंग, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। आपको डेटा रैंडमली कलेक्ट करना होता है, तब ऐसे केसेस में जो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है वो मोर एक्यूरेट होता है, अनबायस्ड। समझ गए, तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, ये सब इसका क्या है, लिमिटेशंस है। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। अब आपके माइंड में तो ये बात आ रहा होगा ना कि मतलब क्यों हम पढ़े बायोस्टैटिस्टिक्स, जो पहले से कोर बायोलॉजी का सब ये सिलेबस है वो कम था कि हमको मैथमेटिक्स और ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो जब आप इसका एप्लीकेशन देखोगे तब फिर आपको इसका जो इम्पोर्टेंस है वो और ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले देखो क्या है, पब्लिक हेल्थ, फर्स्ट इंपोर्टेंस के तौर पे मैं यहाँ पे क्या रखा हूँ, पब्लिक हेल्थ। अब ये देखो क्या है, एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज, महामारी का अध्ययन करना। अभी आप याद करो कुछ टाइम पहले कोविड-19 आया था, याद है या भूल गए? ऑफकोर्स याद होगा, बहुत लोगों का लाइफ उसमें अफेक्टेड होगा। अब आप यहाँ पे देखो, एनालाइज द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। जब भी महामारी जैसी कंडीशंस होती है उस टाइम पे कितना उसका स्प्रेड रेट है या कैसे उस डिजीज को कंट्रोल किया जा सके, किस रेट से कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। इसका ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। समझ रहे हो आप इस बात को? एग्जाम्पल क्या है, कोविड-19 ट्रैकिंग, जब ये पीक पे था तो उस टाइम पे आप स्टैट्स का देखते होगे यूज हो रहा था। इसके अलावा हेल्थ सर्वेज डिटरमाइन द प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज एंड रिस्क फैक्टर, कोई बीमारी कितना तेजी से बढ़ रहा है उसका फैलने का और जो उसका रिस्क है वो कितना है, आप इस चीज को इससे निर्धारित कर सकते हो, पता लगा सकते हो। तो पब्लिक हेल्थ में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप जो ये मेन हेडिंग है आप इसको ध्यान में रखो और ये जो सब हेडिंग है इसको ध्यान में रखो, देन आप लिख पाओगे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या है, इसका यूज मेडिकल रिसर्च, और मेडिकल रिसर्च में भी हम बात करेंगे तो देखो क्या, क्लिनिकल ट्रायल्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रायल्स टू इवेलुएट न्यू ड्रग्स और ट्रीटमेंट। जैसे कोई भी अगर न्यू ड्रग का डिस्कवरी हुआ है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको डिजाइन के लिए जो आप ड्रग का डिजाइन करते हो उस टाइम पे इसका एनालिसिस करने के लिए,
ठीक है, कि कितना इसका एफिशिएंसी है या इसका एफिकेसी रेट कितना है, आप इस चीज को पता करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक। देन नेक्स्ट देखो क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, जो आपका नैदानिक टेस्ट होता है, जो आप कोई भी डिजीज है जब आप उसको निदान कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको इससे क्या मिलता है, आप देखो, इवेल्युएट सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड प्रिडिक्टिव वैल्यूज ऑफ टेस्ट, ये सब कुछ बताता है कितना सेंसिटिविटी है, कितना स्पेसिफिक है, और उस जो टेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है, उसका प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है, ये चीज भी आप इससे पता कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स से। देन नेक्स्ट क्या है, सर्वाइवल एनालिसिस, स्टडी पेशेंट सर्वाइवल टाइम्स, ठीक है, जैसे मान लो कोई 100 लोगों को सेम बीमारी हुआ, कैंसर हुआ, ठीक है, और आफ्टर द कैंसर कितना साल तक वो व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है, आप सबका पता लगाओ, डेटा कलेक्ट करो, एवरेज निकालो, तो वहां से जो भी आपको एज मिलेगा आप बताओगे कि कैंसर होने के इतना समय तक इंसान सर्वाइव कर पाता है, ये आप बता पाते हो। कॉमन इन कैंसर एंड क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, रिसर्च, तो कैंसर ये तो मैं आगे बताऊंगा आपको, और क्रॉनिक डिजीज क्या है, इम्यूनोम में पढ़ा चुका हूं, आपको पता होना चाहिए, आप बार बार टर्म सुनते रहते हो, क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक इन्फेक्शन, तो अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आपको तो ये सब पता होना चाहिए, होपफुली आपको पता होगा ये। देन नेक्स्ट देखो मैं बात करता हूँ इसका कहाँ पे यूज है, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में, ठीक है, जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में क्या इसका यूज है, आप देखो, जीन मैपिंग एंड एसोसिएशन स्टडीज, जब आप जीन मैप करते हो उससे रिलेटेड जो भी स्टडीज होता है, जैसे आइडेंटिफाइंग जेनेटिक मार्कर लिंक टू डिजीजेस, जैसे कोई मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको मार्क करना, तो जेनेटिक मार्कर्स, मतलब वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये तो एक अलग से ही जो है कि आप बोल सकते हो ब्रांच है, जिसको कि आप पढ़ते हो, बायो स्टैटिस्टिक्स, वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एनालाइज मैसिव डेटा सेट्स फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है, तो आप वहां पे भी इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे एप्लीकेशन इसके मेंशन है। इन्वायरमेंटल हेल्थ में आप देखते हो कि वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एसेस हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे पॉल्यूशन हो गया, टॉक्सिन हो गया, इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और वो हाईली पॉल्यूटेड है, और एक दूसरा एरिया है जहाँ पे पॉल्यूशन रेट कम है या बिल्कुल कम ही पॉल्यूशन है, तो आप ये चीज देख पाओगे कि जो पॉल्यूटेड एरिया है वहां पे टॉक्सिन्स ज्यादा हैं, और जो रिस्पायरेटरी ड्रग्स हैं, जो रिस्पायरेटरी आप बोल सकते हो डिजीज है, वो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हाई है, और जो एक दूसरा एरिया है जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल लो है, वहां पे रिस्पायरेटरी डिजीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम है, तो आप ये भी इससे बता सकते हो, ठीक है, ये इस तरीके से आप इसका ह्यूमन हेल्थ में देखते हो। इसके अलावा देखो क्या, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हेल्प एस्टिमेट रिस्क एंड एस्टेब्लिश एक्सपोजर रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, तो जैसे मान लो आप देखते हो इस मॉडल से इस चीज को भी आप एस्टिमेट कर सकते हो कि किसी भी डिजीज का रिस्क कितना है, ठीक है, कि कैसे वो इस्टेब्लिश हो रहा है उस पॉपुलेशन में, और इसके अलावा उसका एक्सपोजर रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आप इसको भी पता कर सकते हो, ठीक है। एक और एक टॉपिक आप पढ़ते हो टॉक्सिकोलॉजी में, जिसको आप बोलते हो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ये भी हम इससे पता लगा सकते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म से कोई भी इंडिविजुअल है, समझो आप उस बात को, उसको हम कितना डोज दें कि उसमें इफेक्टिव होगा, और जितना हम डोज दे रहे हैं क्या उतना सभी के लिए इफेक्टिव हो पा रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में हम ट्रायल करेंगे और इसके बाद उस नतीजा को पहुंचते हैं, तो आप इसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देन नेक्स्ट आप देखो क्या है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ठीक है, इसमें आप क्या कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, डिटरमाइन एप्रोप्रिएट डोजेज, ठीक है, कितना डोज देना है इस चीज में, इफिकेसी एंड साइड इफेक्ट्स, जैसे मान लो आप बहुत कॉमन है पैरासीटामोल, बॉडी पेन हुआ, फीवर हुआ, आप तुरंत पैरासीटामोल खाते हो, पैरासीटामोल में भी आप देखोगे तो उसके कई सारी वेरिएंट्स अवेलेबल होती हैं, 500 mg, 600 mg, 650 mg, ऐसे आप देखते हो, जो मोर कॉमन है 500 mg है, आप इसको खाते हो, क्यों खाते हो आप, मतलब 500 mg क्यों खाते हो आप, क्योंकि वो जो 500 mg है ये ऑलरेडी डिटरमाइन है कि अगर आप इसको लोगे तो कोई मेजर साइड इफेक्ट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा,
और जो भी बॉडी पेन है या हेडेक है या फिर आप बोल लो फीवर है, इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा थोड़े ही समय में। आप 100 mg नहीं लेते हो, 100 mg ले करके देखना, माइट भी आपके बॉडी में काम ही ना करे। ठीक है, तो जो डोज है ये किस बेसिस पे भी आप डिटरमाइन करते हो, वेट के अकॉर्डिंगली। समझो आप इस बात को। और ये सब जब ट्रायल बेसिस पे होते हैं, रिसर्च के टाइम पे स्टैट से इसको क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है या फिक्स किया जाता है। इसके अलावा आप नेक्स्ट देखो क्या, सपोर्ट रेगुलेटरी सबमिशंस टू एजेंसीज लाइक एफडीए। ठीक है, एफडीए देखो क्या होता है, एफडीए को आप बोलते हो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किसी को लग रहा होगा कि एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा, तो बता दो, तो मैं बता दिया, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल्दो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आप ध्यान रखो। देन दूसरा है, दूसरा आप क्या देखते हो यहाँ पे, CDSCO। ठीक है, CDSCO, इसका फुल फॉर्म भी मैं इधर पे मेंशन कर दे रहा हूं, जिसको आप बोलते हो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो आप क्या बात करते हो, हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट। हॉस्पिटल हो या हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट हो, वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। एनालाइज हॉस्पिटल डेटा फॉर रिसोर्स प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, जैसे कोई मान लो लार्ज स्केल पे हॉस्पिटल है, जहाँ पे बहुत आप बोल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स है और बहुत सारे पेशेंट आ जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एनालाइज करने के लिए डेटा को। ठीक है, इसके अलावा इम्प्रूव पेशेंट केयर बाय आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एंड इनएफिशिएंसीज। ठीक है, तो आप देखोगे, डेटा को एनालाइज करोगे कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है, कितना दिन सही होने में लग रहा है, इस तरीके का मतलब जो भी पैरामीटर्स जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो लोग सेट करते हैं, वहां पे भी ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डाइट ऑन हेल्थ आउटकम्स। जैसे आप मान लो कोई डाइट दे रहे हो किसी को, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब जैसे मान लो आज का जो जनरेशन है, जो आपका वाला जनरेशन है, आप नूडल्स वाले हो, आप पिज्जा वाले हो, ठीक है, आप बर्गर वाले हो, तो आप देखो कि अगर 100 लोगों को ये जो फास्ट फूड है ये दिया जा रहा है, ये देने के बाद उनके हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप उसको एनालाइज करो और आफ्टर द एनालिसिस आप एक नतीजे पे पहुंचोगे और आप बता पाओगे कि इसका बैड इफेक्ट है, गुड इफेक्ट है या कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप एक आउटकम्स पे पहुंचोगे, ये चीज। देन नेक्स्ट देखो क्या है, डिजाइन न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस एंड मॉनिटर इफेक्टिवनेस। यहाँ पे भी जैसे मतलब मैं कोई चीज दे रहा हूँ किसी को, स्पेशल डाइट पे अगर हम रख रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे इंटरवेंशन का क्या मतलब, उसको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, या आप दे रहे हो कोई स्पेसिफिक डाइट, और उसके बाद आप देखोगे उसके बॉडी में क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हो। तो ये कुछ एप्लीकेशंस था बायो स्टैटिस्टिक्स का, आपको ये सब जानना चाहिए, जो कि आपको आगे अपकमिंग क्लासेस में आपको हेल्प करेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा और आप नोट्स को बनाओगे। ओके, थैंक यू।